नाज़रीन, खबर ये सामने आ रही है कि हिज़्बुल्लाह अब ईरान के इंतजार के बगैर हमला करने जा रही है। बेरूत का बदला अब वो लेने जा रही है और इसके साथ साथ हिज़्बुल्लाह के जो हमले जारी हैं उसके नतीजे में कई नए शहर, कई नई आबादियां जो है वो खाली होना शुरू हो गई हैं। जो पॉपुलेटेड एरियाज को हिज़्बुल्लाह की जानिब से निशाना बनाना शुरू किया गया है उसमें बहुत ज़्यादा कैजुअलिटीज़ इसराइल की हुई हैं और खौफ वहाँ पर और बढ़ गया है। इसराइलियों की इवैक्यूएशन जो है वो और ज़्यादा देखी गई है। इसी के साथ नाज़रीन, ईरान के ऊपर इल्जाम लगाया जा रहा है कि वो मुसलसल साइबर हमले कर रहा है अमेरिकी इलेक्शंस के ऊपर। ट्रंप की जो वेबसाइट है उनके ऊपर उस हवाले से भी एक स्पेशल रिपोर्ट भी वहां पर आई है। ईरान के खिलाफ एक मुसलसल बयानिया बनाया जा रहा है ईरान से जंग छेड़ने के लिए, ये भी आपके साथ शेयर करेंगे। और जो एक स्पेशल रिपोर्ट सामने आई थी कि तिल अवीव के अंदर जो उनका इजरायली पेंटागन जिसको कहा जाता है, जो वॉर मिनिस्ट्री, जो आर्मी चीफ का ऑफिस, जो प्राइम बेसिस, नेशनल हेडक्वार्टर, उसको निशाना बनाने का प्लान तैयार है। तो उसके ऊपर इजराइल से एक रिपोर्ट सामने आई है और उसमें कहा गया है कि वाकईतन ये निशाना बनाया जा सकता है क्योंकि ये सारी बेसिस जो हैं, ये सारे एरियाज जो हैं वो बैलिस्टिक मिसाइल प्रोटेक्टेड नहीं है। और अब वहां पर एक मतलब खलबली मच गई है और हाईएस्ट लेवल के जो एयर डिफेंस है वहां पर डिप्लॉय करने की कोशिश की जा रही है कि किसी तरह से इसको जो है प्रोटेक्ट किया जाए। तो ये तफसीलात भी आपके सामने रखेंगे। तुर्की के पार्लियामेंट में महमूद अब्बास की तकरीर हुई और वहां पर उन्होंने कहा है कि वो गजा जा रहे हैं और उन्होंने कहा कि या फिर वहां पर शहादत होगी या फिर विक्ट्री होगी। और इस स्पीच के दरमियान तुर्की के पार्लियामेंट में इस्माइल हानिया की जो तस्वीर है वो भी रखी गई थी। और गजा में लड़ाई जारी है और गजा में इस वक्त हेलीकॉप्टर्स उतरते हुए देखे जा सकते हैं जिसमें वो अपने फौजियों को ट्रांसफ़र कर रहे हैं। बाकी वाइडर कैनवस के ऊपर भी खबरें हैं। रशिया यूक्रेन की जो जंग जारी है, घमसान की लड़ाई वहाँ पर हो रही है और जो न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट की तरह मामला जा रहा है। और कुछ थोड़ा सा बात करेंगे इलोन मस्क के हवाले से भी कि कैसे इलोन मस्क जो है वो ट्रंप के साथ मिलकर एक साजिश इस वक्त बुनी जा रही है। और इलोन मस्क और इजरायली लॉबी अब यूके के खिलाफ सारे क्यों हो गए, यानी यूके उसकी इजराइल की हिमायत सारी तारीख, लेकिन अब यूके के खिलाफ एक पूरी प्रोपेगेंडा जो है वो मशीन शुरू हो गई है इनकी, ये भी आपके सामने रखेंगे। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, सबसे पहले हम आगाज करते हैं हिज़्बुल्लाह के हवाले से। जो ताज़ा तरीन असेसमेंट इस वक्त सामने आ रही है वो ये है कि हिज़्बुल्लाह अब मजीद इंतजार नहीं करने जा रही है। हिज़्बुल्लाह का जो इंतजार था वो ईरान की वजह से था कि ईरान और वो ज्वाइंट अटैक करेंगे। अब इजराइल की असेसमेंट ये है कि वैसे तो पेंटागन ये कहा कि इसी वीक में, यानी आज जुमेरात हो गई है तो 2 दिन बाकी रह गए, इसी वीक में अटैक होगा। अच्छा, अभी ताज़ा असेसमेंट ये कि अगर ईरान का अटैक बिलफर्ज डिले भी हो जाए, क्योंकि सब अंधेरे में, किसी को एक्चुअल टाइम और डेट का तो पता है नहीं, तो वो कह रहे हैं कि अगर ईरान का अटैक बिलफर्ज डिले भी हो जाए तो हिज़्बुल्लाह अब मजीद डिले नहीं करने वाली है। हिज़्बुल्लाह अब मजीद इंतजार नहीं करने जा रही है और वो हमला करने लगी है। इजरायली एस्टिमेट दैट हिज़्बुल्लाह इज डिटरमिन्ड टू अटैक इजराइल एंड विल नॉट वेट फॉर ईरान। अब ये खबर जो है वो इजरायली मीडिया रिपोर्ट कर रहा है और अल जज़ीरा का सबूत भी, अल जज़ीरा भी इस खबर को शेयर कर रहा है कि हिज़्बुल्लाह अब ईरान का इंतजार नहीं करने वाली है, वो अब बस हमला करने जा रही है। अच्छा, इसी दरमियान नाज़रीन, जो हिज़्बुल्लाह ने एक नया सिलसिला शुरू किया है पिछले 24 घंटों से कि उन्होंने जो पॉपुलेटेड एरियाज हैं उनको निशाना बनाना शुरू कर दिया। नई आबादियां जो इससे पहले वो निशाना नहीं बना रहे थे, तो उसका इंपैक्ट ये सामने आ रहा है कि कई नई आबादियां, कई नई सेटलमेंट्स जो है वो अब खाली होना शुरू हो गई हैं। खौफ के मारे इजरायली सेटलर जो हैं वो वहां से भाग रहे हैं। नंबर ऑफ रेजिडेंट्स ऑफ किबोत शमीर इन द नॉर्थ लेफ्ट आफ्टर इट वाज डेलिबरेटली बॉम्ब्ड बाय हिज़्बुल्लाह। इजरायली मीडिया रिपोर्ट कर रहा है ये शमीर को पहली बार निशाना बनाया गया कुछ घंटे पहले हिज़्बुल्लाह की जानिब से। और अभी इजरायली मीडिया बता रहा है कि वहां से बहुत बड़ी तादाद में जो रेजिडेंट, जो सेटलर्स हैं, वो वहां से भाग निकले, अपने घरों को छोड़कर इवैक्यूएट कर गए हैं और वो भी अब एक घोस्ट टाउन जो है वो बन चुका है। तो ये हिज़्बुल्लाह का नया इंपैक्ट है, नया फिनोमेना कि उन्होंने पॉपुलेटेड एरियाज को, वो एरियाज जो पहले निशाना नहीं बने, और उसका इंपैक्ट ये है कि नई इवैक्यूएशन जो है वो अब ये सारे किधर इकट्ठे हो रहे हैं, सेंट्रल इजराइल की तरफ जो है वो इकट्ठे हो रहे हैं। इसी दरमियान नाज़रीन, ईरान के हवाले से जो ताज़ा तरीन असेसमेंट है, ईरान क्या तैयारी कर रहा है और आगे से इजराइल में क्या तैयारियां हैं, ये भी आपके साथ शेयर कर देते हैं। ईरान इज पुशिंग अहेड विद इट्स प्लान टू स्ट्राइक इजराइल विच कुड हैपन विदाउट वार्निंग यूएस नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल। ये उसका बयान सामने आया कि ईरान आगे बढ़ रहा है और ईरान का जो हमला होगा वो वार्निंग के बगैर होगा, पता भी नहीं चलेगा कि कब ये हमला हुआ।
آگے سے اسرائیل کے حوالے سے کیا تیاریاں ہیں؟ IDF اسرائیلی آرمی بتا رہی ہے we are on alert in terms of defense and attack and there is no change in the home front instructions. ہم ڈیفنس کے حوالے سے بھی تیار ہیں اور اٹیک کے حوالے سے بھی تیار ہیں کہ فوری ہم حملہ کریں گے. اور ہوم فرنٹ کی انسٹرکشن سے مراد یہ ہے کہ جو پیرالائز ہو کر اسرائیلی گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں, جو پورا اسرائیل جیم ہو کر اور شٹ ڈاؤن ہو کر گھروں میں بیٹھا ہوا ہے, وہ ایسے ہی بیٹھا رہے گا. ہسپتال ہائی الرٹ کے اوپر رہیں گے اور ایک پورا پرماننٹ ہائی الرٹ جو بارڈرز کے اوپر ہے, ایئر فورس کے حوالے سے ہے, چھٹیاں بند ہیں, ساری چیزیں جو ہیں ایکٹیویٹیز اجتماع سارا کچھ جو بند کیا ہوا ہے وہ اسی طرح سے جو ہے وہ جاری رہے گا. اس کے علاوہ وی آر پریپیئرڈ فار اینی اٹیک ان اے میجر وے ان ڈیفینس اینڈ اٹیک. بڑے اٹیک کے لیے, ایک میجر اٹیک کے لیے بھی ہم تیار ہیں, اس کو ڈیفینس کرنے کے لیے اور اٹیک کرنے کے لیے. بات یہ کہ غزہ سے 2 میزائل تو تم سے سنبھالے نہیں جا رہے, تو وہ سینکڑوں اور ہزاروں میزائل. ابھی پچھلی رپورٹ میں اسرائیل نے یہ بتایا, اسرائیل سے یہ رپورٹ آئی کہ چند منٹ کے اندر حزب اللہ جو ہے وہ 200 میزائل تل اویو کے اوپر داغ سکتے, چند منٹ کے اندر صرف حزب اللہ. تو یہ ہم ہائی الرٹ ہیں, ہم روکیں گے, ہم فلانا کریں گے. یہ دنیا کو نظر آ رہا ہے کہ یمن کا 1600 کلومیٹر چلتا ہوا ڈرون تو تم ایک روک نہیں سکے. حزب اللہ کے ہر روز ہونے والے حملے تو تم سے رک نہیں رہے, اور غزہ سے نکلنے والے 2 راکٹس تو تم سے رک نہیں رہے. تو یہ کیسے رکیں گے, اس کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے. اب ناظرین آگے بڑھنے سے پہلے میں ایک بہت بڑی خبر آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں, اور میرے خیال سے یہ سب سے بڑا ثبوت ہے اسرائیل کے خاتمے کا. بینی گانٹس جو کہ اس وقت اسرائیل کی ایک سب سے بڑی شخصیت ہے, یعنی جو اسرائیل کی لیڈرشپ اگر ہم دیکھیں تو اس میں نتن یاہو آتا ہے, یہ گیلنٹ آتا ہے, اور یہ اگر تیسری شخصیت اس میں دیکھیں تو یہ بینی گانٹس آتا ہے جو اس وقت بیٹھ کر اسرائیل کی پالیسی بنا رہے ہیں. ٹھیک ہے, اب یہ بینی گانٹس فی الحال اپوزیشن میں ہے, لیکن یہ ایک بڑی وہاں کی پرسنالٹی ہے. یہ پہلے جنگ کے 5-6 مہینے جو ہے یہ وار کیبنٹ کا حصہ تھا, جو 3 رکنی تھی, جس میں گیلنٹ تھا, نتن یاہو تھا اور یہ تھا. ٹھیک ہے, تو یہ مطلب بڑی شخصیت ہے. اس نے کیا کہا ہے, اس نے کہا کہ فی الفور جنگ روک دو, اور اس نے جو لفظ استعمال کیے ہیں وہ سننے سے تعلق رکھتے ہیں. بی بریو فار ونس اینڈ اسٹاپ پلینگ ود دا اسرائیل فیوچر. کھیلنا بند کرو, تھوڑا بہادری کا مظاہرہ کرو اور جنگ کو جو ہے وہ روک دو. اب ناظرین 4 دن پہلے اسی بینی گانٹس کا بیان سامنے آیا تھا, اور اسی نے کہا تھا کہ ہم خانہ جنگی کی طرف جا رہے ہیں, ہمیں ہوش کے ناخن لینے چاہیے. اگر ہم فی الفور جنگ نہ روکی تو اسرائیل کے اندر خانہ جنگی ہو جائے گی. اب ذرا اس کے یہ جو الفاظ اس نے کہے کہ اسرائیل ڈسٹرائے ہونے جا رہا ہے, اسرائیل ختم ہونے جا رہا ہے. ابھی اس نے نتن یاہو کو کہا ہے کہ بی بریو, بڑا فیصلہ کرو, جنگ روکو اور یہ اسرائیل کے فیوچر سے کھیلنا بند کرو. اب ذرا اس بات کی اہمیت کو سمجھتے ہیں. دیکھیں یہ 5-6 مہینے رہا کیبنٹ میں, پھر یہ وہاں سے اس نے استعفیٰ دے دیا. اچھا, اس کے بعد یہ خاموش ہو گیا, اور اب اس نے جو ہے وہ پچھلے ہفتے 10 دنوں سے بولنا شروع کیا, جس میں سب سے پہلا بیان تو اس کا یہی آیا ہے جو سب سے زیادہ انڈر ڈسکشن آیا, وہ یہ کہ خانہ جنگی ہونے جا رہی ہے. اب دیکھیں یہ جو بینی گانٹس ہے اور جو نتن یاہو ہے اور جو گیلنٹ ہے, ان میں کوئی فرق نہیں ہے, they are all same. اب دیکھنا پہلے 5-6 مہینے میں تو بیٹھ کر اس نے بھی تو ہزاروں فلسطینیوں کا جو خون ہے وہ اس کے ہاتھوں کے اوپر ہے. جو اتنی تباہی پہلے 5-6 مہینوں میں غزہ میں ہوئی ہے تو اس کے دستخط ہے اس کے اوپر, اس کی مشاورت سے سارے فیصلے ہوتے رہے, اور یہ اس سے پہلے ڈیفنس منسٹر رہ چکا ہے. یعنی ان میں کوئی فرق نہیں ہے. نتن یاہو اور یہ آئیڈیالوجیز میں ٹورڈ پیلسٹائن ان کا بیہیویئر وہ سیم ہے. گریٹر اسرائیل بنانے کے حوالے سے, ہیکل سلیمانی بنانے کے حوالے سے, ظلم کرنے کے حوالے سے, ان میں کوئی فرق نہیں ہے. ان کے نظریات بالکل یہ 1 پیج کے اوپر ہے. لیکن یہاں پر مسئلہ کیا ہے, یہاں پر ناظرین مسئلہ یہ ہے کہ اب ان کو لگ رہا ہے کہ نتن یاہو کا جو راستہ ہے وہ اسرائیل کی بقا کا راستہ نہیں ہے. یعنی اب دیکھنا یہ خاموش تھے, یہ پہلے کس لیے خاموش تھے کہ ان کو ظلم سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا جو فلسطینیوں کے اوپر ہو رہا ہے. ان کو پہلے یہ لگ رہا تھا کہ ٹھیک ہے یہ جو راستہ چنا ہوا ہے ہم نے کہ ان کو ایکسٹرمینیٹ کر دیں گے, حماس کو ختم کر دیں گے, ان کو یہاں سے دھکے مار کے سارے فلسطینیوں کو نکال دیں گے, تو ٹھیک ہے یہ اچھی بات ہے. لیکن اب یہ بولنا شروع ہو گئے ہیں, اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان کو اس راستے کے اوپر فتح نہیں بلکہ اپنی تباہی, شکست بھی نہیں, اپنا ختم ہوتا, اسرائیل کا وجود ختم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے, خالی شکست نظر نہیں آ رہی. اسرائیل کا فیوچر اس وقت داؤ کے اوپر لگ گیا ہے. اس لیے یہ اپنے جو ہے مطلب ساتھی نتن یاہو جس کے یہ پورے سپورٹر ہیں, اور اس کی کیبنٹ میں بیٹھ کر ہر ایک بم جو گرا ہے اس میں ان کے سائن ہیں, ان کی مشاورت سے, ان کی گرین لائٹ سے سارا کچھ ہوا ہے. لیکن اب یہ بولنا شروع ہو گئے. تو باقی چیزیں سائڈ کے اوپر ہم بہت ساری بیان کرتے رہتے ہیں, لیکن اس سے بڑا کوئی ثبوت ہے نہیں کہ نتن یاہو کی بڑھ کے, اس کی انتہا پسند کیبنٹ کی بڑھ کے,
اور ان کی جنگ چھیڑنے کی خواہش، لیکن حقائق یہ دوسرے ہیں کہ اسرائیل کی تباہی آ رہی ہے اور یہ ان کے اپنے لوگ بتا رہے ہیں، ان کی بڑھ کے کچھ اور ہیں، زمینی حقائق جو ہیں وہ بہت مختلف ہیں۔ تو وہ جو بھی راستہ چنتے ہیں، ان کے اپنے لوگ، امریکہ کا تھنک ٹینک طبقہ، یورپ کا تھنک ٹینک طبقہ، وہ اس بات کو کنفرم کر رہا ہے، اور ہم کتنی رپورٹس آپ کے سامنے رکھتے چلے جا رہے ہیں۔ پچھلی ویڈیوز میں ہم نے کتنا رپورٹس آپ کے سامنے رکھی، ایون نیو یارک ٹائم کی تازہ ترین رپورٹ بھی ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی کہ ان کے مطابق حماس کو ہرانا ناممکن ہے۔ اچھا، اگلی ناظرین جو خبر ہے وہ بھی بہت بڑی ہے، جس میں جو تل اویو میں اسرائیلی پینٹاگن ہے، جہاں پر ان کی وار منسٹری، اسرائیلی آرمی چیف اور جو ان کے ہائیلی سیکیورڈ اور سب سے امپورٹنٹ ایریا جہاں پر انٹیلیجنس آفیسرز، نیشنل کمانڈ سینٹر، یعنی جو کسی ملک کا جو سب سے ایک ہوتا ہے نا، جہاں پر ان کا سارا عسکری کمانڈ ہوتی ہے، یعنی جیسے امریکہ کی پینٹاگن میں ہے عسکری کمانڈ وہیں پر ہے، تو جو اسرائیل کی عسکری کمانڈ ہے وہ اس ایریا کے اندر ہے، اس کو نشانہ بنانے کا فیصلہ ہوا ہے۔ اور اسرائیل سے رپورٹ یہ سامنے آئی ہے کہ جو ایران بلسٹک میزائل استعمال کرنے جا رہا ہے، جو حزب اللہ بلسٹک میزائل استعمال کرنے جا رہا ہے، اس کا ہمارے پاس روکنے کا کوئی سسٹم ہی موجود نہیں ہے، ہمارے پاس وہ ایئر ڈیفنس نہیں ہے کہ اس بلسٹک میزائل کو ہم انٹرسپٹ کر سکیں۔ تو اگر انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے، اگر وہ اٹیک کریں گے تو پھر وہ کامیابی کے ساتھ آ کر ٹکرائیں گے، اور یہ یہاں سے تاریخ کا دھارا بدل جائے گا۔ جیسے فائنینشل ٹائم نے لکھا کہ اسرائیل کی بنیادیں ہل جائیں گی۔ تو آپ ذرا سوچیں گے، اگر ورلڈ پاور میں کسی کی جو 4-5 دنیا کی بڑی پاورز ہیں، اگر ان کی عسکری کمانڈ کے اوپر اٹیک ہو جائے تو ان کی کیا پیچھے پاور رہے گی؟ تو یہی اسرائیل ہے کہ ان کے بارے میں تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا، اب ان کے سب سے سیکیور ایریا میں آ کر اٹیک کرنا، یہ تو پھر بہت ہی نیکسٹ لیول کی گیم ہو جائے گی۔ تو یہ ایک بڑی خبر ہے۔ چائنا سے بیان سامنے آیا ہے، چین ایک آزاد اور خود مختار فلسطینی ریاست اور غزہ میں جنگ بندی کا مطالبہ کرتا ہے، یہ چین کا آج تازہ ترین بیان سامنے آیا ہے۔ تو چین اور رشیا جو اسرائیل کے مطلب ان کے اچھے تعلقات، انویسٹمنٹ، ساری چیزیں، لیکن اب انہوں نے ایک پوزیشن لے لی ہے اور وہ فلسطین کے معاملے کے اوپر ہے، اور یہ چونکہ گریڈ گیم بھی ساتھ ساتھ جاری ہے تو فلسطین کے ساتھ ان کا کھڑے ہونا ایک میوچل انٹرسٹ بھی ہے، بینیفٹ بھی ہے، اور ظاہری بات ہے کہ ہیومن کے لیے سمپتھی بھی ان کی ہے۔ اچھا، آگے ناظرین چلتے ہیں تو غزہ سے خبر یہ ہے کہ غزہ کے مختلف ایکسز میں، خاص کر رفح میں، لڑائی اسی طرح سے جاری ہے۔ خبریں کم ہیں، خبریں اب ذرا وائڈر کینوس پہ زیادہ ہیں کہ ایران کا یہ حملہ ادھر، غزہ میں فل سکیل لڑائی جاری ہے، سٹریٹ ٹو سٹریٹ بیٹل جاری ہے، اسرائیل اپنا پورا زور لگا رہا ہے، ٹینکس بھی ہیں، سارا کچھ ہے، بمباری ہو رہی ہے، لیکن پیش قدمی نہیں ہو پا رہی، اسرائیل فاتح نہیں ہو پا رہا۔ تو حماس بھرپور حملے کر رہی ہے، اور ابھی بھی کچھ نئے فوجیوں کی ہلاکتیں اور زخمی ہوئے ہیں، اور ہیلی کاپٹرز لینڈ ہوتے ہوئے وہاں پر دیکھے گئے۔ اگلی خبر یہ ہے کہ برطانیہ اور فرانس کا جو فارن منسٹرز ہیں وہ آج پہنچ رہے ہیں اسرائیل۔ یہ بڑا امپورٹنٹ دورہ، دو بڑی پاورز کا آج اسرائیل پہنچنا۔ ایک تو یہ ہے کہ فرانس کے جو فارن منسٹر ہیں وہ اس وقت لیبنان کے اندر موجود ہے، کل سے وہ لیبنان کے اندر ہیں اور آج وہ اسرائیل آئیں گے۔ اور کل سے جو حزب اللہ نے ایک نئی ویو آف اٹیک شروع کیا ہے، جو پاپولیٹڈ ایریاز کو نشانہ بنانا شروع کیا، اس وقت فرانس کے جو فارن منسٹر ہیں وہ لیبنان میں بیٹھے ہوئے تھے اور حزب اللہ اٹیک کر رہی تھی، یہ بھی ویسے ماضی میں کبھی نہیں ہوا۔ اچھا، تو ذرا یوکے کے فارن منسٹر کا بیان دیکھیے، وہ کہہ رہے ہیں وی آر گوئنگ تھرو اے کریٹیکل مومنٹ فار گلوبل اسٹیبلٹی اینڈ ان دا کمنگ ڈیز میں ڈٹرمن دا فیوچر فار دا مڈل ایسٹ۔ ہم بہت کروشل ٹائم سے اس وقت گزر رہے ہیں اور آنے والے دن جو ہے وہ مڈل ایسٹ کا مستقبل طے کریں گے۔ اب یہ دیکھیں، دنیا کے ہائی آفیشلز یہ باتیں کر رہے ہیں، ہم نہیں کر رہے، ٹھیک ہے؟ ہم آپ سے کہہ رہے ہیں کہ دنیا بہت کروشل اور اس وقت جو ہے نا ڈیسائیڈنگ مومنٹ کے اوپر کھڑی ہوئی ہے، اور آج برطانیہ کا فارن منسٹر یہ کہہ رہا ہے کہ آنے والے دن مڈل ایسٹ کا مستقبل جو ہے وہ طے کریں گے۔ تو اس لیے یہ بڑا ڈیسائیڈنگ، بڑا کروشل اور بڑا نازک موڑ ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں، خاص کر مڈل ایسٹ گزر رہا ہے اور اس کے بعد پوری دنیا گزر رہی ہے۔ نیتن یاہو کی میٹنگ ہوئی ہے اپنے آفیشلز کے ساتھ اور اس میں ڈسکس کیا گیا ہے آئی سی سی کے وارنٹس۔ آئی سی سی کے اوپر ڈپلومیٹک پریشر ہے، ابھی تک وارنٹ جاری نہیں ہو سکا، لیکن اسرائیل کو مسلسل اس بات کا خوف ہے کہ کب تک، ہاؤ لانگ، کب تک جو ہے یہ پریشر قائم رہ سکتا ہے، کیونکہ ابھی تک جو پروسیکیوٹر ہیں وہ پیچھے نہیں ہٹے ہیں اور وہ بڑے بریو، بڑے زبردست آدمی ہیں، وہ ابھی تک پیچھے نہیں ہٹے ہیں۔ تو یہ ادھر سے اسرائیل اور اس کی لابی اور پوری دنیا میں جو ان کا ایک غلبہ ہے وہ پورا زور لگا رہا ہے، پوری طاقت استعمال کر رہا ہے۔ ابھی تک وارنٹ جاری نہیں ہوئے لیکن وہ معاملہ ابھی ختم نہیں ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ آگے ناظرین چلتے ہیں تو فلسطینی جو صدر ہیں محمود عباس وہ ترکی پہنچے، وہاں پارلیمنٹ میں انہوں نے شاندار ان کا استقبال ہوا،
स्टैंडिंग ओवेशन हुई, ज़बरदस्त उन्होंने तकरीर की। ये जो स्पीच है वो नेतन्याहू ने जो कांग्रेस में स्पीच की थी उसके जवाब में तुर्की ने बुलाया था। और कुछ चीज़ें मैं आपके सामने रखता हूँ। एक तो इस्माइल हानिया की तस्वीर भी वहाँ पर अवेज़ा की गई थी, ये गैर मामूली चीज़ है। तो फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास के 2-3 जुमले मैं आपके सामने रखता हूँ। एक तो उन्होंने कहा, आई एम गोइंग टू गाज़ा आइदर विक्ट्री और मार्टायरडम। ये पहला इनका दौरा है इस जंग में गज़ा, क्योंकि ये जो महमूद अब्बास है ना, इनकी जो तंजीम फतह वो वेस्ट बैंक को देखती है, हमास गज़ा को। तो ये पहला दौरा इनका गज़ा का, और ये कह रहे हैं कि मैं वहाँ पर जा रहा हूँ, या तो फिर शहादत होगी या फिर विक्ट्री होगी। कब्ज़ा ख़त्म होगा, फ़लस्तीन आज़ाद होगा, फ़लस्तीन और तुर्की भाईचारा जिंदाबाद, ये फ़लस्तीनी सदर कह रहे हैं। इसराइल का बिलाशुबा हिसाब लिया जाएगा, हम बैतुल मक़दस पर कोई समझौता नहीं करेंगे, हम डटे रहेंगे और अपनी ज़मीनें नहीं छोड़ेंगे। ये उनका काफ़ी धुआंधार खिताब था, स्टैंडिंग ओवेशन वहाँ पर उनको मिली। ये 2-3 जुमले। और उर्दुगान ने कहा कि वी कंफर्म टर्कीज कंटिन्यूड सपोर्ट फॉर द जस्ट पैलेस्टीनियन कॉज एंड इट्स एफर्ट टू स्टॉप इसराइल। हम फ़लस्तीन के लिए अपनी हिमायत जो है वो जारी रखेंगे। आगे नाज़रीन चलते हैं तो ईरान के खिलाफ जो आलमी सतह के ऊपर बहुत बड़ी साजिश घड़ी जा रही है, जो अमेरिका में एक इजरायली लॉबी की जानिब से मुसलसल चार्ज शीट है जो इस वक्त बनाई जा रही है। काफ़ी दिन हो गए अमेरिका ने कोई नई जंग नहीं छेड़ी है, अफगानिस्तान से वो निकल गए और किसी मुल्क में इस वक्त वो जंग कर नहीं रहे। तो अमेरिका जो है ना, उसको कुछ सालों के बाद अगर जंग ना हो रही हो, तो वैसे तो पिछले तकरीबन 60 सालों में वो मुसलसल ही जंग में, हालत जंग में रहा है, और यही मेरा ख्याल है 3-4 साल है कि जब वो किसी हालत जंग में नहीं है, जब से अफगानिस्तान से वो निकला है। तो अब उनको एक नई जंग छेड़ने की ज़रूरत पड़ गई है, और वो इस वक्त निशाना जो है वो ईरान है। ठीक है, ईरान के खिलाफ एक मुसलसल चार्जशीट बनाई जा रही है। इधर इसराइल अलग से बना रहा है, अमेरिका में अलग से बन रही है, जिसमें ट्रंप के असैसिनेशन जैसा इतना भोंडा बयानिया। और अभी एक नई रिपोर्ट उन्होंने जारी कर दिया, ट्रंप ने बयान जारी किया कि हमारे ऊपर मुसलसल हमले हो रहे हैं, ईरान के साइबर अटैक्स हो रहे हैं, और जो इंटरफेरेंस है इलेक्शन में वो करने की कोशिश की जा रही है। अब मैं आपके सामने ये रिपोर्ट रखता हूं, अब जरा ये देखिए। अ ग्रुप लिंक टू द इरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड ट्राइड टू हैक द ईमेल अकाउंट्स ऑफ द अमेरिकन ऑफिशियल्स। ये मतलब सरकारी सतह के ऊपर IRGC के साथ ये जो हैकर्स हैं, यानी एक है कि वो नेशनैलिटी उनकी ईरानी है, ये नहीं, मतलब बाकायदा सरकारी सतह के ऊपर वो कह रहे हैं कि ये हमारे खिलाफ ये अटैक हुआ है, साइबर अटैक। इरानियन ग्रुप ट्राइड टू हैक ईमेल अकाउंट ऑफ 12 पीपल लिंक टू द बाइडेन एंड ट्रंप। 12 ऐसे ऑफिशियल जो ट्रंप और बाइडेन के साथ लिंक हैं, उनके अकाउंट जो है वो हैक करने की कोशिश हुई है, उनके ऊपर साइबर अटैक्स हुए हैं। अच्छा, पहले ट्रंप था, बाइडेन भी उसमें आ गया नई रिपोर्ट में। इरानियन ग्रुप स्टिल टारगेटिंग पीपल एसोसिएटेड विद बाइडेन, ट्रंप एंड कैमला हारिस। अच्छा जी, कैमला हारिस भी आ गई। वो कह रहे हैं कि मुसलसल हमले ईरान अभी भी कर रहा है, एक हमला नहीं, ईरान मुसलसल हमले किए जा रहा है। किसके ऊपर? बाइडेन के ऊपर, ट्रंप के, हारिस, वो जो उनकी वेबसाइट और सारी चीजें हैं, यानी इलेक्शन के हवाले से ये कॉन्टिन्यूस हमले हो रहे हैं। Iranian group has drawn up a list of current and former government officials to target. ईरान ने एक पूरी लिस्ट बना रखी है फॉर्मर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की और करंट गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की, जिनके ऊपर वो मुसलसल साइबर हमले कर रहा है। अब ये मतलब इसके ऊपर क्या बात की जा सकती है? ये कितनी हैरान कुन बात है कि अमेरिका की सारी टेक्नोलॉजी वो कह रही है कि वो ढेर होगी है ईरान के सामने, और ईरान साइबर अटैक कर रहा है, ईरान से अपने मामलात वो उलझा हुआ है अपने, अभी उसको हमला करना है, वो प्रेशर उस पर अलग से है। नई हुकूमत आई है, मिडिल ईस्ट जंग के धाने के ऊपर खड़ा हुआ है। IRGC जो है वो अपने गेस्ट हाउस में अपने गेस्ट को नहीं बचा सकी, लेकिन उसके पास ऐसी टेक्नोलॉजी है कि वो वहां मतलब दुनिया के गुरु अमेरिका के ऊपर जो है वो साइबर अटैक कर रही है, जो न चीन कर सकता है, न रशिया कर सकता है, उनके इलेक्शन में इंटरफेरेंस वो ईरान कर रहा है। तो आप जरा देखें इस लेवल का जो भोंडा बयानिया जो है वो बनाया जा रहा है। ईरान ने इससे पहले भी इसको डिनाई किया है, लेकिन वो बयानिया चल रहा है। असल में ये बहुत गहरी साजिश है, ये बहुत इतने बड़े स्केल के ऊपर नाज़रीन जंग चल रही है। ये सिर्फ गजा में, ये लेबनान में ये नहीं है, ये जो जंग छिड़ी हुई है ना, ये नहीं है जो ग्राउंड के ऊपर हम हमले देख रहे हैं इधर से उधर से, ये नहीं है। इसकी डायमेंशंस बहुत बड़ी हैं। ये पूरी दुनिया में इस वक्त जंग फैली हुई है, मुख्तलिफ डायमेंशन, कहीं इकोनॉमिक महाज के साथ इसका लिंक निकलता है, कहीं बाकी किसी चीज़ के साथ इसका लिंक निकलता है, यानी ये कई डायमेंशंस में इस वक्त जारी है, क्योंकि ये बेसिकली ऑर्डर की एक तरह से जंग बन चुकी है। ये देखें ना, जंग है इसराइल के खिलाफ, इसराइल पूरी दुनिया को कंट्रोल करता है, तो अब वो
उस पूरे इसराइल के खिलाफ, यानी इसराइल सिर्फ ये वाला इसराइल नहीं है जो टेरिटरी आपको नजर आ रही है, इसराइल वो है जो अमेरिका में बैठा हुआ है, इसराइल वो है जो यूरोप में बैठा हुआ है, इसराइल वो है जो कंट्रोल कर रहा है दुनिया को। तो यहां की जंग उसको भी मुतासर कर रही है। अब देखें ना कि सारा डिप्लोमेटिक जो वो मतलब वही सारी लॉबी बैठी हुई कंट्रोल कर रही है ना, कि आईसीसी के वारंट्स भी नहीं आ रहे और इतनी बड़ी लाइव जेनोसाइड हो रही है, दुनिया कुछ भी नहीं कर रही। तो ये कौन मैनेज कर रहा है? ऐसा कभी आपने दुनिया में देखा? तो इसलिए इसका स्केल बहुत बड़ा हो गया। अब जरा आप इलोन मस्क का भी किरदार देख लीजिए। इलोन मस्क क्या आइडियल शख्सियत नजर आती थी, लेकिन जैसे वो एक्सपोज हुआ है, जो कुछ उसने वेनेजुएला में किया, फिर जिस तरह से उसने नेतन्याहू का इस्तकबाल किया, फिर जैसे कांग्रेस में खड़े होकर तालियां बजाईं, फिर उसको फैक्ट्री में लेकर गया और वो सारा बाद में हक में ट्वीट्स और बहुत सारी चीज़ें उसने की हैं। अब ज़रा देखिए कि फड्डा पड़ गया इलोन मस्क का यूके के साथ। अब नाज़रीन एक और गहरी साजिश देखिए, यानी कोई सोच भी नहीं सकता था कि यूके के खिलाफ भी ये शुरू हो जाएगा। यूके में पहले तो वो राइट्स शुरू हुए मुसलमानों के खिलाफ, एक मुसाद एजेंट ने वो सारे शुरू करवाए। अच्छा, अब उसमें ट्विटर ने बड़ा किरदार अदा किया, इलोन मस्क ने बड़ा किरदार अदा किया। अच्छा, अब असल में जो गहरी गेम चल रही है ना, यूके इस वक्त टारगेट के ऊपर आया हुआ है। वो किस वजह से आया हुआ है कि यूके जो है ना नाज़रीन, वो अपनी पोजीशन से पीछे हट रहा है, वो इसराइल की हिमायत से पीछे हट रहा है। अभी आप देखें, बाइडन ने उसको कहा है कि भेजें फौज, बरतानिया नहीं भेज रहा। नई गवर्नमेंट आई है और उसने कहा जी हम तो ना आईसीसी के ऊपर प्रेशर डालेंगे, ना कोई और करेंगे मदद, बल्कि हम तो असले भी मांग करने के बारे में सोच रहे हैं और फिल्फ और जंगबंदी होनी चाहिए। ये सारी बातें उन्होंने कर दी। तो एक ऑर्गेनाइज कैंपेन यूके के खिलाफ शुरू हो गई है। और कैंपेन क्या है कि यूके फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के ऊपर पाबंदी लगा रहा है। अंदाजा करें, यानी जिन्होंने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की टर्म्स क्वाइन की हैं, अब वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के खिलाफ हो गए हैं, मतलब उनके ऊपर ये इल्जाम लग रहा है। और इन सब को यानी इलोन मस्क ये सब को जो अब कैंपेन चला रहे हैं, और मैं आगे आपको बताता हूं बाकायदा मुल्क अब इसमें शामिल हो गए। इनको फर्क नहीं पड़ता जेनोसाइड हो रही है, इससे इनको फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उन्होंने कोई अगर सोशल मीडिया के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा दिया ड्यू टू के वहां पर दंगे फसाद हो रहे हैं, तो ये जी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के ऊपर कर रहे हैं। इसलिए यूके की जानिब से इलोन मस्क को एक तो कहा गया कि हम प्रोसिक्यूट करेंगे, इसके ऊपर मुकदमा चलाने जा रहे हैं, और दूसरा उन्होंने कहा कि ये प्लेनेट का सबसे खतरनाक आदमी है। ये उन्होंने इलोन मस्क के बारे में कह दिया, ठीक है। तो इस लेवल के ऊपर अब आप देखें कि अर्जेंटाइन का जो सदर है उसका बयान सामने आ गया कि यूके जो है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के खिलाफ जा रहा है। अब ये अर्जेंटाइन का सदर कौन है? अभी ये इजराइल के दौरे पर गया हुआ था और जो है वहां पर इसने यरूशलेम को दारुल हुकूमत तस्लीम किया है, और ये इसका जो है क्या मामला है बाकी इसराइल के साथ वो आप सर्च करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। यानी एक पूरी कैंपेन है यूके के खिलाफ जो है वो लॉन्च कर दी गई है। अब जैसे आज आप यूके का बयान देखिए, द सिचुएशन इन गाजा इज डिवास्टेटिंग एंड द अटैक ऑन तबीन स्कूल शोज दैट पैलेस्टीनियन हैव नो सेफ प्लेस। मतलब इतना सख्त बयान दिया है बरतानिया ने, उन्होंने कहा कि कोई उनके लिए सेफ प्लेस नहीं है, ये स्कूलों के ऊपर हमले हो रहे हैं। और जर्मनी ने क्या कहा कि ये जस्टिफाइड है, बरतानिया कह रहा है कि नहीं गलत बात है। तो वो थोड़ा सा बैकफुट के ऊपर आए हैं, तो उनके खिलाफ एक कैंपेन लॉन्च कर दी गई है। तो अंदाजा करें, ये सिर्फ फलस्तीन की आज़ादी की जंग नहीं है, ये दुनिया के, ये बरतानिया, कभी सोचा था हमने बरतानिया के बारे में कि उसके खिलाफ कभी कैंपेन चलेगी, वो भी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की? तो ये जंग सब की आज़ादी की जंग है कि इस फितने ने कैसे दुनिया को जकड़ लिया है, इनको उनके ऊपर पूरा कंट्रोल हासिल कर लिया है। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है। थोड़ी बातें लंबी हैं, लेकिन इसमें भी अब बहुत सारी चीज़ें आप बताने वाली हैं, लेकिन मुख्तसरन मैंने आपके सामने रखने की कोशिश की है कि इस जंग की बहुत सारी गहरी डायमेंशंस हैं। इसी दरमियान नाज़रीन घमसान की लड़ाई जो है वो चल रही है उधर यूक्रेन और रशिया में। यूक्रेनी फौज दाखिल है, उसमें नेटो फोर्सेस भी हैं, टैंक, गाड़ियाँ, सारा वो इस्तेमाल हो रहा है। अभी रशिया लड़ रहा है भरपूर तरीके से, कुछ टेरिटरी जो यूक्रेन ने कब्जे में कर ली थी वो छुड़वा भी ली, आज़ाद भी करवा ली है, सेटलमेंट्स को वापस हासिल कर लिया है। तो फिलहाल रशिया देख रहा है 5-7 दिनों में, 10 दिनों में वो चाह रहा है कि इसको क्लियर किया जाए, उसके बाद रिस्पॉन्ड किया जाए। लेकिन अगर ये मामला आगे बढ़ गया, मतलब मजीद पीछे से फौज तो आती चली जा रही है, फिर दूसरे बॉर्डर से वो अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं, तो फिर ये और संगीन होगा। लेकिन इस वक्त रशिया की स्ट्रैटेजी ये है कि पहले ही अपनी टेरिटरी खाली करवाई जाए और फिर जो है वो हमला किया जाए। तो बहरहाल ये इस वक्त के अहम तरीन और ताज़ा तरीन हक़ाइक़ हैं जो आपके साथ शेयर किए। आप अपनी राय ज़रूर आगाह करें। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। इजाज़त दीजिए, अल्लाह।